यह दरवाज़ा ऐसा है कि जब तक पाकस्थली की क्रिया भोजन पर पूरी तौर से समाप्त न हो जाए, तब तक वह भोजन को अंतड़ियों में नहीं घुसने देता, बल्कि उन्हें पाकस्थली में ही वापस फेंक देता है। किंतु जब पाकस्थली का काम पूरा हो चुकता है और भोजन का जितना भाग वहाँ पचना चाहिए पच चुकता है, तब वह दरवाज़ा स्वयं खुल जाता है और उस अधपचे मुलायम भोजन को अंतड़ियों के अंदर जाने देता है। अब तुम ही सोचो कि यदि कोई मिस्त्री हमारे मकान में ऐसे दरवाजे बना दे जो केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे जिन्हें जाना उचित है और बाकी सब लोगों को बाहर ही रखे, तो तुम उस मिस्त्री को कैसा कारीगर समझोगे? दुनिया में उसे बेजोड़ कारीगर समझूंगा। निसंदेह ईश्वर की कारीगरी हर बात में बेजोड़ ही दिखाई देती है, यह मैं समझ रहा हूँ। अच्छा पिताजी, ये अंतड़ियाँ क्या चीज़ हैं और इनके अंदर भोजन का क्या होता है? ये अंतड़ियाँ एक बहुत लंबी गली है जिनके भीतर से होकर हमारा भोजन अपनी अंतिम यात्रा समाप्त करता है। लगभग 9 गज लंबे ट्यूब या नल के रूप में ये हमारी पाकस्थली के नीचे पड़ी रहती हैं। इनके दो भाग होते हैं, एक क्षुद्रांत्र या छोटी आंत और दूसरा बृहदंत्र या बड़ी आंत। क्षुद्रांत्र की लंबाई करीब 7 गज अर्थात 21 से 22 फुट होती है और बृहदंत्र की लंबाई लगभग 5 फुट होती है, किंतु बृहदंत्र की नली क्षुद्रांत्र की नली से चौड़ाई में ज़्यादा होती है। इससे वह बड़ी आंत और क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत कहलाती है। पाकस्थली का अधपचा भोजन क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत में ही जाता है। यह आंत 7 गज लंबी होती हुई भी इस प्रकार गुड़री मारे लपेटी पड़ी रहती है कि बहुत थोड़ी जगह में आ जाती है। भोजन का वह संपूर्ण भाग जो पाकस्थली में नहीं पच सकता या अधपचा रह जाता है, यहीं आकर पचता है। यहाँ वह कैसे पचता है? पाकस्थली से निकलकर भोजन को क्षुद्रांत्र में करीब 22 फुट लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इस बीच में उसके साथ 3 प्रकार के रसों का मेल होता है और साथ ही वह फिर से अच्छी तरह मथा भी जाता है, जिससे उसका रहा सहा संपूर्ण उपयोगी अंश भी घुलकर पच जाता है। उसमें ये 3 प्रकार के रस कौन कौन से मिलते हैं? पहला रस तो क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवारों से ही निकला करता है। जिस प्रकार मुख और पाकस्थली की दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, उसी प्रकार क्षुद्रांत्र में भी होती हैं और उन्हीं में से यह रस छूटता रहता है। इसे हम आंतरिक रस कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के और रस यहाँ बाहर से भी आकर मिलते हैं, जिनके नाम पित्त रस और क्लोम रस हैं। ये रस कहाँ से आते हैं? इनमें से पित्त रस जो हमारे यकृत अर्थात जिगर नामक ग्रंथि से बनकर आता है और क्लोम रस क्लोम ग्रंथि से बनकर आता है। ये दोनों ही ग्रंथियाँ हमारी अंतड़ियों से बाहर रहती हैं और अपना अपना रस स्वतंत्र रूप से तैयार किया करती हैं। यकृत का स्थान तो हमारी दाहिनी अंतिम पसलियों के नीचे है और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग 9 या 10 इंच तक लंबाई में होता है और इसी के साथ एक अमरूद की आकृति वाली थैली भी लगी रहती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। जो कुछ पित्त रस यकृत में तैयार होता है, वह सब आकर इसी थैली में भर जाता है और फिर यहीं से एक नली द्वारा आवश्यकता पड़ने पर क्षुद्रांत्र में जाता है। पित्त का रस कुछ पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। इसमें कई प्रकार के नमक और 2 प्रकार के रंग घुले रहते हैं। इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय और स्वाद कड़वा हुआ करता है। क्लोम ग्रंथि हमारी पाकस्थली अर्थात पेट के पीछे की तरफ नीचे की ओर रहती है। इसकी लंबाई 5 या 6 इंच और तोल 1 या 1.5 छटांक तक होती है। इसमें से जो रस बनकर निकलता है वह स्वच्छ वर्ण वाला, पतला और क्षारीय होता है। क्षुद्रांत में भोजन 1 फुट भी आगे बढ़ने नहीं पाता कि उसमें पित्त और क्लोम दोनों ही प्रकार के रस आकर मिल जाते हैं। फिर क्या होता है? बस फिर इन दोनों रसों में सना हुआ भोजन क्षुद्रांत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे वह आंत की दीवारों की गति से खूब मथा जाता है। यह गति केचुआ या जोंक की चाल से बहुत कुछ मिलती जुलती है, अर्थात पीछे से फूलकर लहर की तरह आगे की ओर को ढकेलती आती है, जिससे भोजन मथने के साथ साथ आगे को सरकता जाता है।
पेट के रस की जो खटास उसमें मौजूद रहती है, वह इन दोनों रसों के खारेपन के कारण दूर हो जाती है और साथ ही उसमें शुद्धांत की भीतरी ग्रंथियों का रस भी मिलता जाता है। इस प्रकार ये तीनों रस हमारे भोजन के संपूर्ण शरीर उपयोगी अंश अर्थात प्रोटीन, लवण, वसा और कार्बोज को अच्छी तरह घुलाकर हमारे शरीर में प्रवेश करने योग्य बना देते हैं। वसा अर्थात चिकनाई वाले पदार्थ को पचाने के लिए पित्तरस मुख्य रूप से काम आता है और इसलिए घी, मक्खन, तेल आदि का पाचन क्षुद्रांत्र में ही आकर होता है। पित्त के सहयोग से ये चीज़ें एक दूधिया रंग के घोल या साबुन के घोल में बदल जाती हैं और तब वे शरीर के ग्रहण करने योग्य होती हैं। जिन लोगों का यकृत ठीक ठीक नहीं काम करता और पित्त का रस यथोचित मात्रा में नहीं बनता, उनके शरीर में चिकनाई वाले पदार्थों का पाचन भी नहीं होता, जिससे वे शरीर के बाहर मल के साथ अनपचे ही रूप में निकल जाया करते हैं और शरीर दुर्बल बना रहता है। लवण जातीय भाग और जल को पचाने में किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वे ज्यों के त्यों शरीर में ग्रहण कर लिए जाते हैं। प्रोटीन का कुछ अंश पेट में पचता है और बाकी क्षुद्रांत्र में। कार्बोज या माड़ी वाले भाग का पाचन भी जो मुख के रस से नहीं हो पाता, वह क्षुद्रांत्र में आकर और क्लोम रस के साथ मिलकर हो जाता है। इस प्रकार भोजन का संपूर्ण उपयोगी भाग क्षुद्रांत्र में पचकर शरीर में ग्रहण कर लिया जाता है और बाकी अनपचा तथा अनुपयोगी भाग जो खुज्जी के रूप में बच रहता है, बड़ी आंत में चला जाता है और वहीं से मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक दरवाज़ा होता है, जो चूहेदानी के द्वार के समान केवल एक ही ओर को अर्थात बड़ी आंत की तरफ ही खुल सकता है। अतएव इस द्वार से छोटी आंत की चीज़ बड़ी आंत में तो चली जाती है, किंतु बड़ी आंत की कोई वस्तु छोटी आंत में वापस नहीं आ सकती। बड़ी आंत दाहिनी ओर कोक के पास से आरंभ होकर पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर बाईं ओर को घूमकर छोटी आंत को घेरे में डालती हुई नीचे आकर मल द्वार में खुलती है। बड़ी आंत को हम मल भांड भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्थान मल या विष्ठा के एकत्रित होने की जगह है। जब तक मल द्वार से मल बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वह यहीं जमा होता रहता है। इस प्रकार मुख से लेकर बड़ी आंत तक पहुँचने में हमारे भोजन को करीब 15 से लेकर 18 घंटे तक का समय लग जाता है, अर्थात 5 या 6 घंटे तो उसे पेट में रहना पड़ता है और 10 या 12 घंटे क्षुद्रांत्र की 22 फीट लंबी यात्रा में लग जाते हैं। अच्छा, तो छोटी आंत से भोजन के तमाम उपयोगी पदार्थों को शरीर ग्रहण कैसे करता है? भोजन जब ऊपर कहे हुए तीनों प्रकार के रसों में सनकर पतला पड़ जाता है और मथा जाने के कारण बिल्कुल चूर भी हो जाता है, तब क्षुद्रांत्र की दीवारों में उसके तमाम उपयोगी भाग सोख लिए जाते हैं। क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवारें बिल्कुल चिकनी नहीं होती, बल्कि मखमली रूप की हुआ करती हैं। जिस प्रकार मखमल में खूब घने और बारीक रोए हुआ करते हैं, उसी प्रकार क्षुद्रांत्र की भीतरी दीवारों में भी हुआ करते हैं। रोए अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और उनकी लंबाई 1 से 30 इंच से अधिक नहीं होती। दीवारों में ये इतने घने उगे रहते हैं कि नई चाल के निकल वाले एक अधन्ने के नीचे कम से कम 500 ऐसे रोए आ सकते हैं। ये रोए केशिका कहलाते हैं, क्योंकि ये केशों की तरह बारीक होते हैं, किंतु वास्तव में ये रंगे हैं, जो करोड़ों की संख्या में दीवार से जीभ की तरह निकली रहती हैं और भोजन के रसों को चाटा या चूसा करती हैं। इनमें से कुछ केशिकाएं वसा जातीय रसों को चुराती हैं और कुछ प्रोटीन तथा शर्करा जातीयों रसों को। जल और लवण के रस तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इस प्रकार संपूर्ण उपयोगी भाग इन्हीं नन्ही नन्ही जीभों द्वारा चाट या चूस लिया जाता है और फिर वह हमारे रक्त में पहुंच जाता है। रक्त में पहुंचकर उसका क्या होता है? रक्त में उसका दोबारा पाचन होता है, जिसे हम आत्मीकरणक नाम से पुकार सकते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन गैस की सहायता से होती है। स्वच्छ वायु सेवन के विषय पर समझाते समय मैं तुमको बतलाऊंगा कि हमारे शरीर के तत्व किस प्रकार प्रतिरक्षण फूटते टूटते और जल जलकर भस्म होते रहते हैं और हमारे श्वास द्वारा ली हुई हवा का ऑक्सीजन ही उन्हें जला जलाकर रक्त को साफ किया करता है। वास्तव में
ऑक्सीजन एक बड़ी तेज गैस होती है और उसमें कितने ही प्रकार की चीज़ों के साथ मिल जाने का गुण भी वर्तमान है। उदाहरण के तौर पर लोहे के साथ जब वह मिलती है तब लोहे को मूर्छे के रूप में बदल देती है। इस प्रकार कार्बन से मिलकर उसे कार्बोनिक एसिड गैस बना देती है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के मिलने की क्रिया को ही हम जलना कहते हैं। वैज्ञानिक लोग उसी को औषधीकरण के नाम से पुकारते हैं। कोयला भी मुख्यतः कार्बन होता है और इसके साथ जब हवा के ऑक्सीजन का मेल होता है तभी यह जलने लगता है, किंतु लोहे की अपेक्षा कार्बन में ऑक्सीजन के मेल से तेजी ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए उनमें से गर्मी भी निकलने लगती है और जो कार्बोनिक एसिड गैस पैदा होती है वह धुएं के साथ निकल जाती है तथा राख बच रहती है। इसी प्रकार हमारे रक्त में भी जो कुछ हिस्सा कार्बन का होता है वह ऑक्सीजन के मेल से जल जाता है और उससे जो कार्बोनिक एसिड गैस तथा राख बनती है वह श्वास द्वारा बाहर निकल जाती है तथा जो गर्मी पैदा होती है वह हमारे शरीर में बनी रहती है और हमें स्फूर्ति देती है। अस्तु, यहाँ तक तो ऑक्सीजन की जलाने वाली क्रिया हुई। अब देखो कि जो भोजन का उपयोगी अंश खिंच खिंचकर क्षुद्रांत से हमारी शिराओं में पहुँचता है वह हमारे रक्त के साथ बहता हुआ हृदय के दाहिने भाग में जाता है। उसके साथ ही खून में शरीर के बहुत से टूटे फूटे कोशाणु भी रहा करते हैं। अतएव इन दोनों प्रकार की चीज़ों से लदा हुआ खून जब हमारे हृदय में पहुँचता है तब वह उसे फेफड़ों में फेंक देता है। फेफड़ों में श्वास से आई हुई हवा के ऑक्सीजन से उसका मेल होता है जिससे टूटे फूटे कोशाणु भस्म हो जाते हैं। साथ ही हमारे भोजन के जो वसा और कार्बोज जाति वाले भाग खून में मौजूद रहते हैं वे भी मुख्यतः कार्बन से बने हुए होने के कारण ऑक्सीजन मेल से जल जाते हैं और इन सबके जलने से जो गर्मी छूटती है वह हमारे शरीर को गर्म रखने तथा शक्ति देने का काम करती है। प्रोटीन और लवण का अंश ज़्यादा जलता नहीं बल्कि रक्त के साथ ही साथ शुद्ध हो जाता है और फिर उसी के साथ हृदय में लौटकर शरीर भर में चक्कर लगाता है तथा शरीर के टूटे फूटे कोशाणुओं की जगह पूरी करने और वहाँ की मरम्मत करने का काम आता है। इस प्रकार तुम देखते हो कि तुम्हारे भोजन को पचाने और उनसे तुमको परिपुष्ट रखने के लिए तुम्हारे शरीर में कितने प्रकार के कल कारखाने चला करते हैं और उन सबों की रचना तथा प्रबंध में कैसी कैसी अद्भुत कारीगरी की गई है। निसंदेह मैं समझ रहा हूँ। पहले दिन ईश्वर की कारीगरी के संबंध में आपने मुझे जो प्रार्थना सिखाई थी उसकी इन पंक्तियों का अर्थ वास्तविक रूप से मेरी समझ में अब आ रहा है। जो जो हम पदार्थ हैं खाते, स्वाद जीभ पर वे दिखलाते, फिर वे आंतों में हैं जाते, लोहू बनते ताकत लाते, अद्भुत है मशीन बलिहारी, कैसी कारीगरी तुम्हारी। अच्छा, तो अब इस बात का सदैव ध्यान रखना कि खाने पीने में स्वाद के लालच में पड़कर कभी ऐसी भूल न कर बैठना जिससे हमारी इन मशीनों के काम में गड़बड़ी पैदा हो, क्योंकि इनकी गड़बड़ी से ही अधिकतर तमाम रोगों का जन्म हुआ करता है। उदाहरणार्थ पेट या आंतों का पाचन बिगड़ने से मंदाग्नि, कब्ज, शूल, अतिसार, अफरा आदि रोग हो जाते हैं और खून में होने वाला दूसरे प्रकार का पाचन बिगड़ने से बाई, गठिया, मधुमेह आदि उपद्रव खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब समय बहुत हो गया है, आगे किसी दिन तुम्हें समझाएंगे कि हमें कब, कैसे और किस किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। बहुत अच्छा।